गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एवं डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का पार्ट सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था। आज हम लोग उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस जो होता है ये इस तरीके का बना होता है, अर्थात उत्तल लेंस जो होता है हमारा किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का हम एक भाग लेंगे, ये भाग लेंगे। ठीक, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ का इस तरफ लिख रहे हैं, बना रहे हैं फिगर। ये हमारा एक उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गया, M1 M2 एक हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। P हमारा क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, इस उत्तल गोलीय पृष्ठ पर का जो है C, ये M और ये N, ये CMN हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ का अभिलंब है। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। यहाँ से जो हमारा N1 है वो N2 जो है वो ग्रेटर देन है N1, अर्थात लेंस के द्वितीय उपपृष्ठ का जो अपवर्तनांक N2 है वो अधिक है और N1 क्या है? कम है। हमने माना इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के प्रकाशिक केंद्र P से U दूरी पर एक हमारी बिंदु वस्तु O है। एक बिंदु वस्तु कौन सी O है? या थोड़ा और दूर बना ले। एक बिंदु वस्तु हमारी O है। इस बिंदु वस्तु O से हमारी दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अर्थात प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित से सीधे निकल जाती है। बिंदु वस्तु O से एक हमारी दूसरी प्रकाश किरण चलती है और अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। ये आपतित हुई है, ठीक, यहाँ पर। अब देखिए, चूंकि इस कंडीशन में ये प्रकाश किरण पहले किस माध्यम में थी? विरल में थी। N1 का अपवर्तनांक कम था N2 के सापेक्ष, इसलिए विरल था। अब ये प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से किधर जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी। देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई। अभिलंब की ओर झुक गई तो ये हमारा अभिलंब और ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण R, और ये पूरा हमारा कोण कौन सा हो जाएगा? आपतन कोण I हो जाएगा। ठीक, इन दोनों अपवर्तित किरणों को, ये जो अपवर्तित किरण गई इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और यहाँ पर जो ये हमारी अपवर्तित किरण है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु I पर एक दूसरे को काटती हैं। बिंदु I पर एक दूसरे को काटती हैं तो बिंदु I जो होता है वो हमारा बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब यहाँ से P हमारा प्रकाशिक केंद्र है, O हमारी वस्तु है। वो हमारी क्या है? वस्तु है। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। ये बाईं ओर है, -U हो जाएगी। I हमारा प्रतिबिंब है तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दर्शाते हैं। बाईं ओर है, -V हो जाएगी। यहाँ से PC वक्रता केंद्र है तो ये दाहिनी ओर है। P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दाहिनी ओर है, कितनी होगी? R हो जाएगी। इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लें ये कोण हमारा अल्फा हो जाए, ये कोण हमारा बीटा हो जाए, ये कोण हमारा गामा हो जाए। ठीक, इतनी चीजें हमने इसमें मानी है। एक बात और ध्यान देना भाई, ये पूरा कोण I था। देखिए, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, ठीक, दोनों तिर्यक है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात ये पूरा कोण तो I था लेकिन ये कोण कितना होगा? R होगा। क्यों? क्योंकि यह वाला जो कोण है इस कोण का कौन सा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक रचना करेंगे जो हमने पिछले उसमें भी किया था। यहाँ से बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दें। मुख्य अक्ष पर हमने लंब क्या डाला? ME। ये लंब डाला ME और ME बराबर कितना मान लिया? H मान लिया। ये फिगर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना क्या है कि हमने माना M1 M2 हमारा एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ का P जो है वो प्रकाशिक केंद्र है, ठीक, तथा CMN इसका अभिलंब है। ये अवतल गोलीय पृष्ठ निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 के सघन माध्यम में पृथक करता है। या ऐसे कह सकते हैं कि लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N2 है और लिख देंगे N2 इज ग्रेटर देन N1 है। माना लेंस के
प्रकाशिक केंद्र P से u दूरी पर एक हमारी बिंदु वस्तु O है। इस बिंदु वस्तु O से दो प्रकाश किरणें चलती है। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिंदु वस्तु O से दूसरी प्रकाश किरण चलती है, अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। चूंकि इस कंडीशन में यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए विलंब की ओर झुककर निकल जाती है। अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु I पर एक दूसरे को काटती हैं और जो बिंदु I होता है वो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये सारी दूरियां मान ली। रचना हमने इसमें क्या की है, रचना हमने की है, कौन सी रचना की है, बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब ME डाला। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब ME डाला है। लंब ME बराबर H डाला है। ठीक, अब सबसे पहले हम भाई आपको हमने बताया था कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए हम कितने स्टेप बनाते हैं, 3। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं। द्वितीय स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। और तृतीय स्टेप में ये जो है अल्फा बीटा गामा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। देखिए, बहिष्कोण प्रमेय के लिए हम इसमें सेलेक्ट करेंगे 2 त्रिभुज। देखो, चाहे लिखना चाहो और एक चीज लिख सकते हैं। यहाँ से माना है हमने, क्या माना है, एंगल IMP बराबर अल्फा, एंगल MOP बराबर बीटा, और एंगल कितना दिया है भाई, एंगल MCP बराबर अल्फा। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई NMO, एंगल NMO बराबर I, और एंगल NMI बराबर R। ठीक, अब यहां से हम 2 त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज हम लेंगे, पहले किस त्रिभुज में लेंगे, हम लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं सॉरी, त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में बहिष्कोण प्रमेय से। त्रिभुज OMC में हमने ले लिया बहिष्कोण प्रमेय से। देखिए, जब त्रिभुज OMC लिया बहिष्कोण प्रमेय से, तो बहिष्कोण प्रमेय हम क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज का जो बाह्यतम कोण होता है अपने से दूरस्थ स्थित त्रिभुज के किन्हीं 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, यहां से हमने त्रिभुज लिया है O, ये हमारा M और ये C। तो इसके लिए ये पूरा कौन सा कोण है, बहिष्कोण। और ये पूरा कोण हमने कितना माना है, I माना है। कितना माना है, I। तो I बराबर हम यहाँ से देखिए कितना लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं, I बराबर अंतःकोण कौन कौन से हैं, इस I से दूरस्थ कौन है, बीटा प्लस गामा। तो I बराबर हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। ठीक, I बराबर कितना लिख सकते हैं, बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट त्रिभुज हम लेंगे IMC में, त्रिभुज IMC में। ठीक, देखो IMC में गामा और अल्फा कौन से कोण होंगे, आंतरिक कोण। ये इतना कोण इसका बहिष्कोण होगा, और ये कितना है, R। तो R बराबर हम कितना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा। ठीक, ये निकल आया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या लगाते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, प्रकाश किरण N1 से किस में जाती है, प्रकाश किरण माध्यम N1 से N2 में जाती है, माध्यम N1 से N2 में जाती है, इसलिए स्नेल के नियम से, इसलिए हम स्नेल के नियम से लिखेंगे। देखो, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर किस में जाती है, प्रकाश किरण जो है किस माध्यम में जाती है, N2 में जाती है। किस में जाती है, N2 में। तो N2 अपान कहाँ से जाती है, N1 से। तो N2 अपान N1। I और R को किस में मापेंगे, I तथा R को रेडियन में मापने पर, I तथा R को रेडियन में मापने पर, I और R को रेडियन में मापने पर, रेडियन में माप दे भाई, तो I और R में साइन साइन क्या होगा, छूट जाएगा। इसलिए I अपान R बराबर N2 अपान N1।
ठीक, यहां से हम बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n1 का गुणा i से होगा, ये हो जाएगा i n1 बराबर r n2। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा हो गया भाई समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन में हम देखो क्या करते हैं, ये जो i और r का मान निकाला गया है इसे समीकरण 1 में रख देंगे। i तथा r का मान समीकरण 1 में रख देंगे। i तथा r का मान समीकरण 1 में रखने। देखो i और r का मान जब समीकरण हम 1 में रखेंगे तो i के स्थान पर हम कितना रखेंगे, बीटा प्लस गामा। ये n1 को आगे लिख देते हैं, n1 बीटा प्लस गामा बराबर कितना लिखेंगे, n2, और r के स्थान पर कितना लिखेंगे, r की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस गामा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमने आपको क्या बताया था, हम सेकेंड स्टेप में यहाँ से अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहाँ से एक पुरानी हम बात क्या कहेंगे भाई, गोली पृष्ठ का व्यास कम है, इसलिए बिंदु E कहाँ से मानेंगे, P पर होगा। जब बिंदु E P पर होगा तो सारी दूरियां हम कहाँ से मापेंगे, P से मापेंगे। ठीक, P पर होगा। अब देखिए हम अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज लगाएंगे। पहले अल्फा का मान निकालते हैं, तो अल्फा के लिए हम लेंगे समकोण त्रिभुज IEM में। IE भाई समकोण है ना, ये 90 है, तो जो 90 है उसको बीच में लेंगे, IEM में। देखिए यहाँ अल्फा बीटा गामा का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, आप जैसे मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, तो IEM में tan अल्फा और लगभग बराबर अल्फा, तथा यहाँ ये भी लिख देंगे अल्फा और बीटा को रेडियन में मापने पर, अल्फा बराबर लंब हमारा क्या है, ME, और आधार हमारा क्या है, EI। लेकिन सारी दूरियां जो है हम कहाँ से माप रहे हैं, लगभग बराबर ME, और EI के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, PI। ठीक, ME का मान कितना है, H है, और PI का मान है -V। इसको और ऐसे हम लिख सकते हैं -H/V लिख सकते हैं भाई। ठीक, अगला त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज किसमें, OME में। OME क्या है, ये हमारा O हो गया, ये हमारा M हो गया, और ये हमारा E हो गया। तो त्रिभुज OME में हम पहुंच गए। तो त्रिभुज OME से हम कितना लिख सकते हैं, tan बीटा बराबर लंब हमारा ME अपान कितना लिखेंगे, EO के स्थान पर हम लिख सकते हैं ME, EO के स्थान पर PO। ठीक, क्योंकि E बिंदु हमने कहाँ पर माना है, P पर होगा, इसलिए EO को हमने P में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ME का मान है आपका H, PO का मान है -U, ये -U उठकर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -H/U। ठीक, कितना होगा, -H/U। ये बीटा का मान निकल आया। अब गामा का मान निकालने के लिए हम लेंगे समकोण त्रिभुज CEM में tan गामा लगभग बराबर गामा बराबर लंब ME अपान EC। ठीक, लगभग बराबर ME अपान PC रखेंगे, E के स्थान पर कितना, P बराबर ME का मान H और PC का मान R, H/R। तो ये हमारा अल्फा बीटा गामा का मान निकला। ठीक, ये जो अल्फा बीटा गामा का मान निकला है इसको उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो भाई। देखो
आई के स्थान पर हम कितना रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी नहीं इसमें रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर N1, ठीक। ब्रैकेट बीटा के स्थान पर भी कितना रखेंगे, देखिए बीटा के स्थान पर रखेंगे, बीटा है ना -h/u, इसको हम -h/u लिख सकते हैं, ठीक। ब्रैकेट के अंदर प्लस गामा का मान कितना है, गामा का मान है h/r, या ऐसे रख लो भाई, इसको छोटे ब्रैकेट लगा लो, N1 हो जाएगा, ठीक। यहां से बीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, -h/u, प्लस गामा के स्थान पर कितना रखेंगे, h/r, बराबर दूसरे पक्ष में N2। देखो अल्फा के स्थान पर कितना रखेंगे, अल्फा के स्थान पर -h/v, प्लस और गामा के स्थान पर h/r, इतना रखेंगे। दोनों पक्षों में कुछ कॉमन है, दोनों पक्षों में क्या कॉमन है, h ले ले कॉमन, तो N1h हो जाएगा -1/u प्लस 1/r, इधर N2 गुणे h ले लिया कॉमन, -1/v प्लस 1/r। देखो ये h से h कट जाएगा, ठीक। इसको आप मान ले समीकरण 3, अभी आवश्यकता अनुसार हम इसका या ऐसे लिख लें इसको, हाँ समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अभी आवश्यकता अनुसार जब h के पदों में, n के पदों में निकालेंगे तो हम यहाँ से इसका उपयोग करेंगे, ठीक। N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, N1 का गुणा -u से हो जाएगा, -N1/u, N1 का गुणा +1/r से N1/r, बराबर N2 का गुणा -1/v से -N2/v, और प्लस N2 का गुणा 1/r से N2/r। अब देखो माइनस वाले को एक तरफ, जो है r वाले को एक तरफ कर लो, n वाले को एक तरफ कर लो, तो ये माइनस का N2/v है, इस साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का N2/v, ये माइनस का N1/u, ठीक, बराबर यहां से कितना लिखा N2/r, ये N1/r प्लस में उधर जाएगा, माइनस का N1/r, ठीक। तो ये कितना लिख सकते हैं, N2/v माइनस N1/u बराबर N2 माइनस N1/r। ये हमारा हो जाएगा उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक। वही जो अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र जितना था उतना ही हमारा उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आया है, ठीक। N2 का मतलब क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी उसका अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, माइनस जिससे जाती है, N1 से जाती थी, उसका अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, बराबर जिसमें गई उसका अपवर्तनांक माइनस जिससे गई उसका अपवर्तनांक बटे वक्रता त्रिज्या r। अगर यही चीज यहां से हमसे पूछा जाए कि एक प्रकाश किरण निर्वात से N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, कहाँ से जाती है, निर्वात से N अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, या वायु से N अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, तो जो है और उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करो। यदि प्रकाश किरण, यहीं से हम देखो इसको लाइनिंग करना है, समझ जाना भाई, यदि प्रकाश किरण वायु से N अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, वायु से N अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, N अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, तो देखो क्या करेंगे भाई, वायु का जो अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.001 और निर्वात का 1 होता है, दोनों को हम एक दूसरे के तुल्य मानते हैं, तो N1 बराबर 1 मान लेंगे वायु से या निर्वात से, ठीक। किसमें जाती है, N2 बराबर N अपवर्तनांक वाले माध्यम में, इधर का अपवर्तनांक कितना हो गया N, इसको ना मानो समीकरण 3 यहीं से मान ले, इसलिए समीकरण 3 से हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान देना भाई, N2 के स्थान पर N/v माइनस N1 के स्थान पर 1/u बराबर N2 के स्थान पर N-1/r, तो ये हो जाएगा N/v माइनस 1/u बराबर N-1/r। ये हमारा उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा, सेम टू सेम अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र जैसा है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे
गोली पृष्ठों के फोकस, ठीक, गोली पृष्ठों के फोकस, इसको मिटा रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन जो होता है गोली पृष्ठों के फोकस, ये कभी कभी पूछा जाता है कि लेंस के प्रथम फोकस दूरी या गोली पृष्ठों की प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। यदि लेंस के दोनों ओर के गोली पृष्ठों के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो, ठीक, गोली पृष्ठों के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इनकी फोकस दूरियों में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा गोली पृष्ठ होता है, ठीक, गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस की बात करते हैं तो गोली पृष्ठों में हमारे दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने होते हैं? दो मुख्य फोकस होते हैं, वो चाहे अवतल गोली पृष्ठ हो और चाहे उत्तल गोली पृष्ठ हो, ठीक। तो गोली पृष्ठों के हम मुख्य फोकस की बात करते हैं भाई। गोली पृष्ठों के मुख्य फोकस, देखो जो गोली पृष्ठ होता है, गोली पृष्ठों के हमारे दो मुख्य फोकस होते हैं, चाहे हमारा उत्तल गोली पृष्ठ हो चाहे अवतल गोली पृष्ठ हो। तो हम प्रथम फोकस की बात करते हैं। प्रथम फोकस क्या होता है? ध्यान देना फिर यहां से, जैसे हमने माना ये वाला हमने बनाया है, ठीक, ये चलो पहले उत्तल बनाते हैं। ये हमारा कौन सा गोली पृष्ठ हुआ? उत्तल गोली पृष्ठ हुआ। और ये हमारा कौन सा गोली पृष्ठ हुआ? अवतल गोली पृष्ठ हुआ, ठीक। ये हमारे दो गोली पृष्ठ हो गए, ये इनका मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए गोली पृष्ठ का मुख्य फोकस क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इनके मुख्य अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित हो, ठीक, इसके लिए हम देखिए इसकी परिभाषा कैसे देते हैं। जिसे प्रथम फोकस हो, यहां से प्रकाश किरण चली, इस पर आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कैसे गई? मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे निकल गई, ठीक। तो ये इसका प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा F1। हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा वाला ध्यान दो भाई। इसके लिए प्रकाश किरणें ऐसे आ रही थी, ठीक, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन अगर इनको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो आगे की तरफ बढ़ाने पर ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इसका हो जाएगा प्रथम मुख्य फोकस। देखिए जो अवतल लेंस होता है उसमें हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी और वस्तु से छोटा। उत्तल लेंस जो होता है इसमें हमारा प्रतिबिंब जो होता है एक कंडीशन में आभासी बनता है, आभासी और वस्तु से बड़ा, ठीक। और कुछ कंडीशन में वस्तु से छोटा बनता है और कुछ कंडीशन वास्तविक वस्तु से छोटा और कुछ में वास्तविक वस्तु से बड़ा भी बनता है। किसमें? उत्तल लेंस में, ठीक। तो उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है और अवतल में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। इसकी अभी गणना हम करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे जब हम लेंस पढ़ेंगे। अभी हम गोली पृष्ठ पढ़ रहे हैं, लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संभवतः इसी टॉपिक के बाद लेंस आ जाएगा। तो यहां से अगर हम प्रथम फोकस की बात करते हैं तो प्रथम फोकस की हम परिभाषा देखो कैसे देते हैं। ये लेंस के गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक स्थित बिंदु है। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब गोली पृष्ठ पर आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हुई? समांतर हो गई, ठीक। यहां से अगर हम बात करते हैं तो लेंस के गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। ध्यान देना, यहां से अगर इसको हम मान लें, इसकी पहली ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दूसरी ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N2 मानना है, मान सकते हैं, ठीक, N1 और N2 को। तो प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होगी? गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो हमारा गोली पृष्ठ का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक। तो गोली पृष्ठ का प्रथम फोकस क्या होगा? गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी मुख्य अक्ष गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर, इसमें चल रही हैं और इसमें क्या है कि जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के कैसे हो रही हैं, समांतर हो रही हैं, तो वह जो होता है हमारा क्या कहलाता है, गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस कहलाता है। अब देखिए अभी जो हमने गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था, तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र था, ये सब चलना बंद हो जाता है, पसीना लग जाता है थोड़ा सा बस। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का अगर हम सूत्र लिखें तो देखिए जो गोलीय पृष्ठ पर अभी अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ा था, जब दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक तो भिन्न भिन्न हो तो कितना आया था, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R पढ़ा था भाई, जहां R क्या है, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान देना यहां से एक बात ध्यान दीजिए भाई, N जो है प्रथम फोकस के लिए, प्रथम फोकस के लिए, प्रथम मुख्य फोकस के लिए वस्तु की जो दूरी है, वस्तु कहां पर स्थित हो, उसके प्रथम फोकस पर स्थित हो, वस्तु कहां स्थित हो, उसके प्रथम फोकस पर स्थित हो। ठीक, देखिए इसमें हम चिन्ह नहीं लेंगे। चिन्ह क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक लेंस के लिए नहीं निकाल रहे हैं कि उत्तल के लिए कि अवतल के लिए। ठीक, हम इसमें इसकी वैल्यू ऐसे रखेंगे। तो प्रथम फोकस के लिए ध्यान देना, प्रथम फोकस के लिए u बराबर हो जाएगा हमारा f के, u बराबर f, तथा भाई वस्तु कहां पर स्थित थी, प्रथम फोकस पर स्थित थी f1 के, तथा v बराबर कितना है, प्रकाश किरणें कैसी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दो समांतर किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, तो हम मानते हैं कहां पर काटेंगी, अनंत पर काटेंगी, और जब अनंत पर काटेंगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। भाई जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहां ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहीं नहीं काटती हैं तो हम मुख्यतः कहां मानेंगे, अनंत पर काटेंगे, और अनंत पर जब काटेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, अर्थात v बराबर कितना, इनफाइनाइट। इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, ध्यान देना भाई, समीकरण 1 से N2/इनफाइनाइट माइनस N1/U, U के स्थान पर F1 बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक, लिख सकते हैं भाई। इस तो अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट का मतलब होता है वर्ग 1/0, तो ये N2/1/0 लिखेंगे। 0 का गुणा हो जाएगा N2 से, N2 गुणे 0/1 अर्थात 0/1 अर्थात 0। अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट बोले अनंत होता है, तो उस संख्या की जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट से गुणा करेंगे, इनफाइनाइट में जोड़ेंगे, इनफाइनाइट से गुणा करेंगे, इनफाइनाइट। लेकिन अगर इनफाइनाइट से हम भाग करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0। तो N2/इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस N1/F1 बराबर N2 माइनस N1/R1। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस N1/F1 बराबर N2 माइनस N1/R1। इसे मान ले समीकरण नंबर 1। किसी को दिक्कत यहाँ तक भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आपने पूरी तरीके से अगर इसको ध्यान से देखा है तब। ठीक, अब द्वितीय फोकस की हम बात करते हैं भाई। ये प्रथम फोकस था, हम द्वितीय फोकस की बात करते हैं। द्वितीय फोकस की गणना करते हैं यहाँ से। द्वितीय फोकस के लिए, भाई द्वितीय फोकस के लिए क्या होता है, फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कैसे चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये चली, ये चली। ठीक, और अपवर्तन जब हुआ तो अपवर्तन के पश्चात इसमें किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन, ये चली मुख्य अक्ष के समांतर, टेढ़ी हो जाए भाई, मुख्य अक्ष के समांतर चली, यहाँ पर पढ़ने के पश्चात ये ऐसे निकलती। लेकिन अगर इन प्रकाश किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं। तो यह जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं, गोलीय पृष्ठ के द्वितीय मुख्य फोकस कहलाते हैं।
गोली पृष्ठ के क्या कहलाते हैं? द्वितीय फोकस कहलाते हैं। तो गोली पृष्ठ के द्वितीय फोकस क्या होते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई, लग रहा है यहां से आ रही हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हीं बिंदुओं को हम गोली पृष्ठ का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, उन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? गोली पृष्ठ का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो देखिए, द्वितीय फोकस की अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय फोकस के लिए प्रकाश किरणें कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। इसका मतलब वस्तु कहां पर स्थित है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब, और अनंत से आ रही हैं, तो इसका मतलब वस्तु कहां पर स्थित है? इनफाइनाइट। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अनंत ही माना जाता है। अगर प्रतिबिंब है तो v बराबर इनफाइनाइट, और अगर वस्तु है तो u बराबर इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए, v बराबर अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं? द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है? द्वितीय फोकस पर बनता है। तो v बराबर हम कितना लिखेंगे? F2। v बराबर हम लिखेंगे F2। फिर पुनः लगाएंगे फार्मूला, इसलिए समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 में जाएंगे, तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा भाई? देखो, N2 अपान v के स्थान पर F2 माइनस N1 के स्थान पर, u के स्थान पर रखेंगे इनफाइनाइट, बराबर N2 माइनस N1 अपान R। देखिए यहां से कितना हो जाएगा? N2 अपान F2 माइनस, अभी हमने बताया अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट तो 0 बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये N2 अपान F2 बराबर कितना हो जाएगा? N2 माइनस N1 अपान R। देखिए यहां से अब आप कह सकते हो वस्तु बाईं ओर थी, दाईं ओर थी, तो वो केवल इसकी वक्रता त्रिज्या से हम निकाल लेंगे। जो वक्रता त्रिज्या, ध्यान देंगे भाई, जो वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे तो जो अवतल गोली पृष्ठ है, ये हमारा कौन सा है? उत्तल है, सॉरी, उत्तल गोली पृष्ठ। तो उत्तल गोली पृष्ठ को बनाने के लिए हमने इधर से चाप लगाया, इस तरफ से लगाया है, अर्थात ये प्रकाशिक केंद्र के किस ओर होगा? दाहिनी ओर होगा। तो उत्तल गोली पृष्ठ की प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल के लिए आपने इधर से चाप लगाया है, बाईं ओर है, और अवतल की जो प्रथम वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक, अभी इसको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये सॉरी 2 था। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं। तो 2 और 3 की जब तुलना करते हैं तो देखते हैं इनके बाएं पक्ष बराबर हैं। यहाँ लिखा है माइनस N1 अपान F1, यहाँ लिखा है N2 अपान F2। तो इनके बाएं पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। तो दाहिने भी पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करेंगे, 2 तथा 3 की तुलना करेंगे, समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष बराबर है, दाहिने भी बराबर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? माइनस N1 अपान F1 बराबर N2 अपान F2। ठीक, इनका अगर हम व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम लेने पर कितना लिख सकते हैं? F1 अपान माइनस N1 बराबर F2 अपान N2, या इधर आ जाए भाई, या इसको हम कितना लिख सकते हैं? देखो, F2 को नीचे ले आओ, तो F1 अपान F2 बराबर माइनस N1 अपान N2। ठीक, ये माइनस क्या दर्शाता है? माइनस ये दर्शाता है कि एक अगर बाईं ओर होगा तो दूसरा किस ओर होगा? दाईं ओर। अर्थात ये दर्शाता है कि गोली पृष्ठ के प्रथम और द्वितीय फोकस जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? गोली पृष्ठ के जो फोकस होते हैं वो पहले, वहाँ प्रथम और द्वितीय फोकस जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अब जैसे यहाँ से कहा गया कि एक गोली पृष्ठ है, उस गोली पृष्ठ के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है। तो गोली पृष्ठ की प्रथम और द्वितीय पृष्ठों की वक्रता तो गोली पृष्ठ की प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरियों का अनुपात बताइए। तो गोली पृष्ठ की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियों का जो अनुपात होता है वो गोली पृष्ठ के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात F1 अपान F2 बराबर माइनस N1 अपान N2। ये क्वेश्चन जो है 2006 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, उसके बाद इसका जो इस पर आधारित ये पूरा डेरिवेशन 2006 में आया था, और इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पी वो 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर गोली पृष्ठ के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं तो उसकी प्रथम तथा द्वितीय पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्याओं का
अनुपात होता है वो क्या होता है, दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां से अगर एक बात ये कही जाए भाई, क्या कहा जाए, यदि गोलीय पृष्ठ के दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक समान है, ठीक, कहा गया यदि दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक समान है, दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक समान है, अगर दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक समान है इसका मतलब क्या, n1 बराबर n2 बराबर n, तो कितना होगा, इसलिए हो जाएगा f1 अपान f2 बराबर माइनस का n अपान n, n से n कट जाएगा तो f1 बराबर माइनस f2। अर्थात इस कंडीशन में जो गोलीय पृष्ठ की प्रथम तथा द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं होंगी वो आपस में समान होंगी। पहली और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती, समान होती हैं। और वही पुरानी बात, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि इनके जो प्रथम और द्वितीय फोकस होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं, ठीक। यहीं से एक बात और कही जाए भाई, क्या कहा जाए, यदि बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक वायु और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, कांच हो, तो आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा आज हम लोगों ने पढ़ा उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, तथा इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पढ़ा भाई कि गोलीय पृष्ठ के प्रथम तथा द्वितीय फोकस में संबंध क्या होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग लेंस तथा लेंस के प्रकार पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कि जो लेंस की फोकस, हाँ n2, ये जो है n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण।